नमस्कार दोस्तों, मैं जसप्रीत सिंह आप सभी के सामने एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज की वीडियो के अंदर एक ऐसी चीज कवर अप करी है जो बेसिकली मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था। उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा मेरे को कि ईसी जो ब्रांच है वो बेसिकली बच्चों के लिए कैसी है, और उसके अंदर प्लेसमेंट सिनेरियो और वो सब चीजें बेसिकली कवर अप करने के लिए मेरे को बोला गया था। तो उसके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया कि एक जो मेरे सीनियर हैं, जो इस समय पे अभी एक जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी है उसके अंदर बेसिकली अभी वर्क कर रहे हैं, और 2021 के अंदर वो पास आउट हुए थे अपने कॉलेज से। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बेसिकली उनका एक्सपीरियंस हम जो आज वीडियो के अंदर एक कवर अप करने जा रहे होंगे। बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस मैं उनसे पूछने वाला हूं, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लर्न करने को मिलेंगी, और ये चीज़ समझने को मिलेगा कि बेसिकली क्या ईसी ब्रांच आपके लिए है या फिर नहीं, या फिर अगर आप ईसी के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा एक आइडिया लेना चाहिए कि बेसिकली कोर के अंदर जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो बेसिकली उनका एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कैसा है, पूरा ओवरऑल वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। और इसी के साथ में वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स वेलकम आयुष बॉस। सो वेलकम बॉस। सो आपका क्या हाल है? हाय हाय जसप्रीत। हाय। मैं बढ़िया एकदम। ओके। सो सबसे पहले बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ईसी के अंदर, इस ईसी ब्रांच के अंदर रह करके आपके जो पूरे 4 साल गुजरे, तो उसका ओवरऑल आप एक बार एक्सपीरियंस बच्चों को बताइए कि कैसा था, और बेसिकली ईसी ब्रांच कैसी रही आपके लिए, मतलब वो चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ओवरऑल। सबसे पहले तो 4 साल नहीं, 3 ही साल हुए कोविड की वजह से। हाँ। 1 साल तो मेरा मेरा वैसे भी 6 मंथ इंटर्न था ओके। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में ही। मैं आप एक बार बताऊंगा। तो मेरे लिए तो एक जैसा ही था, चाहे कोविड होता नहीं होता। पर हाँ, वैसे 3 साल थे हम्म। लगभग लगभग। तो फर्स्ट ईयर में तो सबका कॉमन ही था, उसमें तो कुछ ऐसा था नहीं। हम्म। इसी सब्जेक्ट आया था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में। उस वक्त ही सब लोग बहुत डर गए थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बहुत अजीब है, क्योंकि सबका शायद जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही सबसे खराब स्कोर रहता है हम्म। फर्स्ट ईयर के अंदर। फिर जैसे सेकंड ईयर के से आते हैं, फिर धीरे धीरे कोर सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ मैं झूठ बोलने वाली बात नहीं कहूंगा, पर हाँ, सबको जनरली चीजें बोरिंग ही लगती हैं। और कुछ चीजें बोरिंग हैं भी, नो डाउट। उसमें टीचर्स भी कुछ कुछ सब अच्छी तरह पढ़ाते हैं मतलब, पर ठीक है, कुछ चीजें बोरिंग हैं। फिर सेकंड और थर्ड ईयर आपका सबसे मेन रहता है। अगर आपको कोर की तरफ जाना है तो सारे मेन सब्जेक्ट्स आपके सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में कवर हो जाते हैं। हम्म। हम्म। इसमें अगर आपको कोर के पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है तो कंपनी जब थर्ड ईयर में आती है इंटर्नशिप के लिए, मतलब सब जानते हैं इसी में कम कंपनीज आती हैं। और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात करूं तो इंटर्न, जब मैं कॉलेज में था, मतलब मैं थर्ड ईयर में था, उस वक्त सिर्फ इंटर्न के लिए आती थी, प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं आती थी। तो आपको थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स की भी थोड़ी थोड़ी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर में जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपका इंटर्नशिप वगैरह के लिए कंपनी आती है। तो मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर मेन सब्जेक्ट्स हैं, काफी अच्छे रहे। काफी सारी लैब्स होती हैं ईसी डिपार्टमेंट में, मैं एक बोलूं तो शायद सबसे ज्यादा लैब्स और सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स। हमारे ओपन इलेक्टिव जो फोर्थ ईयर में होते हैं वो सबसे कम होते हैं, और प्रोग्राम इलेक्टिव और अपने डिपार्टमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। मतलब अब तो नए नए सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, एआई। तो मतलब भले ही ये सब चीजें फोर्थ ईयर में है, जब तक मतलब जो स्टूडेंट होता है वो अपना प्लेसमेंट ले चुका होता है। पर ठीक है, मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। और मतलब छोटा सेम होने की वजह से सब चीजों को उतना तो नहीं कवर कर पाते, पर ओवरऑल करिकुलम अच्छा है इसी डिपार्टमेंट का। ओके। सो इसी के साथ में मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेसिकली जर्नी मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सा ये जो ईसी ब्रांच है, मैं भी इसके अंदर ईसी का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को पता है कि ये चीज टफर है ऑब्वियसली दूसरी ब्रांचेस के कंपैरिजन में। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रुझान मतलब नॉन कोर के सब्जेक्ट्स के अंदर होता है, ना कि कोर के अंदर। तो आपका बेसिकली किस तरीके से आपकी जर्नी रही कि आप मतलब बेसिकली कोर के अंदर आप गए? तो ये मतलब मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या इंटरेस्टेड थे इसके अंदर, या फिर ये बस बेसिकली आपका उसके अंदर सिलेक्शन हो गया और फिर आप कंटिन्यू किए? तो वो मैं जानना चाहूंगा एक बार आप आपसे। देखो मतलब जो तो फर्स्ट ईयर में सबको पता लग जाता है कि ईसी में ज्यादा कोर की कंपनीज नहीं आती हैं। हम्म। और फर्स्ट ईयर नहीं तो सेकंड ईयर स्टार्टिंग से सब लोग कोडिंग की तरफ हो जाते हैं। तो हम्म। मैं भी वैसे ही किया था अपने फ्रेंड्स के साथ।
दूसरे फ्रेंड्स के साथ सब कोडिंग स्टार्ट की थी मैंने, जैसे सब करते हैं। पर धीरे धीरे हाँ, मैं सबको यही सजेशन देता हूँ, किसी को अगर कोर में भी जाना है, क्योंकि कोर में अपॉर्चुनिटीज कम है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत मुश्किल है या बहुत बहुत कम लोगों का होता है, पर हाँ अपॉर्चुनिटीज कम है। तो सेकंड ईयर में एक बार कोडिंग जरूर ट्राई करें, क्योंकि जिससे अगर थर्ड ईयर के बाद बाई चांस अगर कोर में नहीं होता है तो आपके पास एक बैकअप प्लान रहे। तो ऐसे ही मैंने सेकंड ईयर में, मेरे सीनियर्स ने मेरे बोला था कि कोडिंग करो, कोर की कंपनीज नहीं आती हैं, तो मैंने कोडिंग स्टार्ट करी। पर धीरे धीरे मतलब कर रहा था मैं, पर मुझे उतना मजा नहीं आ रहा था। फिर ऐसे ही दोस्तों से बातचीत हुई, पर वही सबको पता है इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अगर एक कंपनी आती है हमारे कॉलेज में, उस वक्त सिर्फ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आती थी, आज की तारीख में एक दो कंपनीज और आ रही हैं, वो मैं अभी आगे बता दूंगा। पर हाँ, उस वक्त सिर्फ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आती थी। तो उसके लिए आपको काफी टफ है, मतलब अपने आप को पहले माइंडसेट आपको तैयार करना कि हाँ एक कंपनी आती है और उसके लिए आपको फाइट करना है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और जो अभी जसप्रीत तुमने बोला कि बस ट्राई किया और हो गया, ऐसा इतना आसान नहीं होता। मतलब अगर आपको कोर के लिए पढ़ना है तो फिर प्रॉपर कोर के लिए पढ़ना है, क्योंकि हाँ, हम हमारा जो एकेडमिक करिकुलम है उसमें हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, लिटरली हमको कुछ नहीं आता है। थर्ड ईयर सेकेंड ईयर तक पढ़ने के बाद भी हमको बहुत बेसिक चीजें नहीं पता होती। सही बात है। तो फिर थर्ड सेम तक मैं कोडिंग किया, हम्म। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कोर का पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर फोर्थ सेम के बाद मैंने कोर में प्रोजेक्ट किया था। और फिर हाँ, फिर मतलब जून जुलाई के टाइम में मैंने अच्छी तरह प्रिपेयर किया था अपने उसके लिए, ओके। इंटर्नशिप तो के लिए और कोर के लिए। ओके, तो इसी चीज को मैं थोड़ा और एलेबोरेट करके मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो इंटरव्यू राउंड और आपका जो बेसिकली सिलेक्शन जो प्रोसेस था, उस चीज को आप थोड़ा बताइए कि वो कैसा था, आपकी जो टेस्ट कैसा हुआ, उसके बाद में जो इंटरव्यू राउंड वगैरह वो कैसा हुआ। और इसके अंदर आप ये चीज बताना है कि कंपनीज बेसिकली कोर के अंदर किस चीज को फोकस करके आती हैं, उनका बेसिकली इंटरेस्ट किस चीज में होता है, और रेज्यूम के अंदर क्या चीज होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, अगर कोई बंदा कोर के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है तो वो चीज आप बताइए कि आपके रिज्यूम में बेसिकली ऐसा क्या डिफरेंट था, या फिर कोई प्रोजेक्ट कोर का, या फिर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस कोई कोर का, मतलब वो चीज आप बताइए ओवरऑल। देखो, कोर के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो अगर मैं इंटर्नशिप की और अपने इंटरव्यू की बात करूं, तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स मतलब एनालॉग बेस्ड कंपनी है, मेनली एनालॉग डिजिटल दोनों। हमारे टाइम एनालॉग डिजिटल और सॉफ्टवेयर मतलब एम्बेडेड सिस्टम्स, ओके। तीन प्रोफाइल के लिए आई थी कंपनी। तो सबका टेस्ट हुआ था, एक रिटन टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हम्म। उसका लेवल एक अच्छा रहता है, मतलब अगर मैं डिफिकल्टी रेट करूं 10 में से, तो 8 9 में उसको रेट कर सकता हूँ। ओके। मतलब जो रिटन टेस्ट होता है वो थोड़ा अच्छे लेवल का रहता है। तो उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जैसे अलग मैंने बोला कि जब मेरे टाइम 3 प्रोफाइल के लिए आई थी, अभी भी उसके बाद से भी 3 प्रोफाइल के लिए आ रही है, एनालॉग डिजिटल और एक सॉफ्टवेयर के लिए आती है। अब सॉफ्टवेयर रिलेटेड वो एम्बेडेड सिस्टम्स भी हो सकता है, डीएलपी भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है किस कौन सी टीम आपको इंटरव्यू लेने आ रही है। हाँ उसके जी। बाद ये हो गया, तो उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो मेरा शॉर्टलिस्ट जो रिटर्न राउंड हुआ था उसमें मेरा तीनों राउंड्स में शॉर्टलिस्ट में हुआ था। तो मेरे को 3 4 मेरे इंटरव्यू हुए थे, हर हर टीम ने अलग अलग लिए थे। तो इंटरव्यू में वो जनरली बेसिक्स पे फोकस करते हैं। अगर मैं लेवल की बात करूं तो आप रेट कर सकते हैं कि रिटन टेस्ट का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, इंटरव्यू में वो बेसिक्स ज्यादा पूछते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, जैसे आप सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं एनालॉग की बात करूं तो आरसी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो इस अप्रोच से पता लग जाता है, और ऐसे करते करते आपका फर्दर राउंड्स होता है। हाँ जी। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। बाकी डिफरेंट कंपनीज, मेनली मैं ईसी कोर की बात करूं तो आप सब कंपनीज को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एनालॉग डिजिटल और कम्युनिकेशन भी मैं बोल सकता हूँ। तो हाँ जी। जो एनालॉग रिलेटेड कंपनीज आती हैं जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, वो बेसिकली आपके एनालॉग रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे नेटवर्क थ्योरी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीजेटीज तो अब ज्यादा नहीं पूछते हैं, पर हाँ बीजेटीज भी पता होना चाहिए, मॉसफेट्स, ये सब चीजें ज्यादा कवर करते हैं। अगर हमको करिकुलम में बीजेटीज और मॉसफेट्स उतना नहीं पढ़ाया होता, तो आरसी सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नेटवर्क थ्योरी वाली चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो ये एनालॉग रिलेटेड रहा। डिजिटल रिलेटेड हमारा जो एस टी एफ ए सब्जेक्ट है, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूँ, वही सब मतलब जो भी आपको बेसिक चीजें हैं, कुछ भी आउट ऑफ कोर्स नहीं है, बस हाँ वो एक अच्छी तरह आना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज हो तो आप वो सॉल्व कर सके। और सॉफ्टवेयर रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सब कंपनीज पूछती हैं। तो इनके बेसिस पे मतलब भाई
मतलब अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपना पेपर या फिर इंटरव्यू शेड्यूल करती है। ओके, और रिज्यूम में? रिज्यूमे रिज्यूमे में मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मतलब फर्स्ट ईयर में जनरली सब लोग, बहुत सारे लोग एक कुछ रोबोटिक्स का कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बेसिस के लेवल पर वो अच्छा है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, अब इस लास्ट टू लास्ट ईयर जैसे मेरे को पता मतलब मेरे टाइम मैंने सेकेंड ईयर खत्म होने पे मतलब मई अप्रैल में एक प्रोजेक्ट किया था कोर में, रोबोटिक आर्म पे, प्रोस्थेटिक आर्म पे। तो ऐसा कोई अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट कर लें और अगर हो सके अगर आप पेपर पब्लिश कर दें या फिर तो बहुत अच्छा, मतलब एक अपना कोर का अच्छा प्रोजेक्ट करें जिसका आपका कुछ हार्डवेयर मॉडल हो। अगर हार्डवेयर मॉडल नहीं है तो अगर आप पेपर की तरफ, मतलब आपका पूरा पेपर नहीं हो तो प्रोसेस में हो कि आप रिज्यूमे में लिख सकें कि हाँ मैं कोई पेपर लिखता हूँ। क्योंकि एक पेपर से ना ऑथेंटिकेट हो जाता है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट तो मतलब कोई भी यूट्यूब से उठा के कुछ भी कर सकता है। और अगर आपको बाई चांस एक पेपर आपका पब्लिश हो जाता है या आप पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं तो वो दिखाता है कि हाँ सच में आपने कुछ थोड़ा काम किया है। तो रिज्यूमे में ये एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हो। बाकी अभी कोविड में काफी लोगों ने जो कोर की तैयारी कर रहे हैं कुछ कोर्सेज कर लेते हैं या फिर घर बैठे बैठे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। तो कोर रिलेटेड अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हो, एक अच्छा और एक थोड़ा छोटा, तो वो अच्छा रहता ओके। है रिज्यूमे में। बाकी अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स करें तो ठीक है, वरना वो इतना मायने नहीं रखता। रिज्यूमे में मेनली वो लोग प्रोजेक्ट ही देखते हैं, बाकी और सब आपकी नॉलेज जज कर लेते हैं। ठीक है। तो आगे जो चीज पूछना चाहता हूँ डेट इज कि कंपनीज कितनी ज्यादा बेसिकली इसी के अंदर आती हैं ओवरऑल। फोर्थ ईयर के पर्सपेक्टिव से मैं बोलना चाहूंगा, प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से कितनी कंपनीज आती हैं। और बेसिकली मतलब एक हमको भी लगता है और जनरली कि एक थोड़ी शॉर्टेज है ऑब्वियसली कंपनीज की। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस चीज के बारे में आप बताइए। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग कंपनीज इतनी नहीं आती है, शॉर्टेज है कंपनीज की। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं आती है, ये एक ओवरऑल सेमीकंडक्टर को देखते हुए या फिर इस फील्ड में रिक्वायरमेंट को देखते हुए, या एक रीजन ये हो सकता है कि बीटेक लेवल पर उतने हम लोग उतने मतलब हमारी क्वालिटी उतनी नहीं है उतनी अच्छी कि वो कंपनीज हम में से आउटपुट निकाल सके। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से बीटेक में कम कंपनीज आती हैं। पर हमारे कॉलेज में मुझे लगता है 5 से 6 कंपनीज आती हैं। अब एप्पल आना भी स्टार्ट हुई है जो कोर के हाँ। लिए भी आती है, इसी कोर को प्रेफर करती है। मतलब बैक टू बैक आई थिंक 2 साल से बच्चे जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर साइड भी और कोर साइड भी। हम्म। बाकी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, तोशिबा, वाइसेग और माइक्रॉन और भी मतलब 3 4 कंपनीज हैं। तो मतलब ये सब चीज मतलब अगर आप इंटर्नशिप की बात करो थर्ड ईयर में, तो बड़ी कंपनीज ही इंटर्नशिप ऑफर करती हैं जनरली, जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, वाइसेक, एप्पल और तोशिबा भी करती है इंटर्नशिप ऑफर। और फोर्थ ईयर में कुछ और कंपनीज आती हैं, तो ऐसे काउंट करूं तो मैं 8 के अराउंड कंपनीज आती हैं। ओके। एक इंटेल भी कंपनी आती है, और इंटेल अभी शायद बीटेक को हायर नहीं कर रही है हमारे कॉलेज से। पर अभी कुछ सालों में मतलब सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो हो सकता है कि बीटेक को भी वो हायर करना स्टार्ट करें। ओके। सो आगे इसी चीज को बेसिकली मैं थोड़ा और फर्दर लेके जाना चाहता हूँ। इस चीज को मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो बेसिकली कैसा है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल बेसिकली आपको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। तो इसी ये चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल सिनेरियो आप थोड़ा बताइए। अगर आप इस चीज को कंपेयर भी करना चाहते हैं इंडिया से और विदेश से, तो वो भी आप बेसिकली आप थोड़ा आइडिया अगर दे सके तो वो भी अच्छा रहेगा। तो वो चीज आप बताइए, क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में कमी है, इतनी ज्यादा मतलब नीड नहीं है लोगों की इन दी कोर ब्रांच, और विदेश में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो वो चीज के आप बारे में बताइए, और ग्रोथ कैसी रहती है इसके अंदर, वो चीज आप बताइए। देखो मेरे को मतलब उतना क्लियर नहीं है फॉरेन का, पर ठीक है मैं इंडिया का बताता हूँ। सब लोगों को, आप तुमने सुना होगा इस समय ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है। एक सप्लाई चेन जो है हमारी वो टूट चुकी है, उस वजह से काफी ज्यादा डिमांड है। मतलब मैं आज प्रेजेंट की बात करूं और आने वाले 3 4 साल तक तो सेमीकंडक्टर की ग्रोथ काफी ज्यादा है। उसके बाद भी प्रिडिक्टेड है बहुत ज्यादा, पर अभी जो कोविड की वजह से या फिर और भी चीजों की वजह से जितनी डिमांड है मार्केट में उतनी कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो यही कारण है कि अभी 1 2 साल में कंपनीज इतना रिक्रूट कर रही है। अभी मतलब
एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है कंपनीज का रिक्रूटमेंट में, अगर मैं एमएनआईटी की भी बात करूं कोर साइड में। और धीरे धीरे अभी 2-3 साल में ही ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि जितना लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं कंपनीज उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ग्रोथ काफी अच्छा है। और स्लो मैं कह सकता हूँ कि उतना तेजी से इंक्रीमेंट नहीं है, या फिर जितना आईटी सेक्टर साइड है या जितने हैंडसम पैकेजेस उस साइड है उतना नहीं हो, पर हाँ ग्रोथ है। बाकी फॉरेन में, इंडिया में क्योंकि फैब्स नहीं है, फैब्स मतलब फैब्रिकेशन प्लांट, सिर्फ इंडिया में मोस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो बाकी यूएस में, ताइवान में, मलेशिया में, चाइना में, इधर काफी ज्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि उधर फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं, असेंबली साइट्स हैं जहाँ पे चिप बनती है, चिप मैन्युफैक्चर होती है। इंडिया में अभी अभी तक कोई फैब्रिकेशन यूनिट नहीं है, सिर्फ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेनली करते हैं, तो इसलिए इधर जॉब्स कम है थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ओके ओके। एंड एक चीज मेरे को थोड़ी मतलब याद है, एक मेरी जो टीचर है उन्होंने ये बोला था कि बेसिकली इसके अंदर स्टार्टिंग में सैलरीज वगैरह कम होती है, लेकिन आगे इस चीज का जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल है रिलेटिव टू नॉन कोर एंड वो सो। तो लेकिन आप बोल रहे हो कि इसके अंदर शायद ग्रोथ इतनी ज्यादा मतलब होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वो चीज आप बताइए कि क्या मतलब सिनेरियो है इसके अंदर। तो ग्रोथ का ऐसे सिनेरियो है, मतलब ठीक है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर हाँ मतलब ग्रोथ है। मतलब जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो वी आर नॉट दैट मच एक्सपर्टाइज दैट वी कैन सर्व टू ए सच बिग कंपनी। तो वो पहले हमको सिखाते हैं कि मतलब अंटिल 2 or 3 years कंपनी इज पेइंग यू एंड इट इज टीचिंग यू ऑल्सो। तो मतलब हम कंपनी से सीख ही रहे हैं, हम कंपनी को कुछ रिटर्न नहीं दे रहे। तो वंस यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन इन द कंपनी, दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी, देन उसके बाद मतलब कंपनी की ग्रोथ, मतलब आपकी सैलरी काफी या फिर आपकी ग्रोथ काफी तेजी से है। ओके। बाकी मैं इस चीज को देखूं, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसा है। अगर स्टार्टिंग में स्लो है क्योंकि आप चीजें सीख रहे हो, मतलब क्योंकि एक हार्डवेयर रिलेटेड चीज ऐसे है कि आप एक भी अगर आपने उसमें बग हुआ या अगर एक पॉइंट भी आपने मिस कर दिया तो इट इज डिस्ट्रॉय, मतलब वो मिलियंस का नुकसान है कंपनी के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर वाला काम आसान है या कुछ ऐसा, कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर वाला काम भी उतना टफ है। पर अगर सॉफ्टवेयर में कोई कुछ इश्यू होता है तो आप उसको करेक्ट करके 2-3 दिन में सही कर सकते हो। पर अगर आपकी चिप बन के आई और उसके अंदर आपका कोई बग है, तो इट मतलब वो 3 या 4 साल की आपकी मेहनत है जो खराब हो गई। और उसको अगर हम कॉस्ट में, टाइम को कॉस्ट में मल्टीप्लाई करें तो वो काफी ज्यादा लॉस है कंपनी के लिए। तो स्टार्टिंग फेज इसलिए थोड़ा स्लो रहता है। बाकी सब्सिक्वेंट ईयर्स अभी मेरे को भी नहीं पता कि आगे कितना ज्यादा ग्रोथ है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा। पर हाँ अभी आई एम एंजॉइंग माई वर्क। ग्रेट ग्रेट। एंड इसका सीटीसी और बेसिकली एवरेज पे के बारे में बेसिकली मैं जानना चाहूंगा, और जो एक रेशियो होता है ना सीटीसी टू इन हैंड, जो जनरली नॉन कोर के अंदर बहुत ज्यादा एक बेसिकली डिस्कस भी किया जाता है कि इन हैंड बहुत कम मिलता है, और वो चीज मैं इसके अंदर जानना चाहूंगा कि इसके अंदर कैसा सिनेरियो है कोर के अंदर। देखो मनी रिलेटेड चीज तो मैं ज्यादा नहीं, मतलब ठीक है, मैं कॉलेज में जो सीटीसी हमारी कंपनी ने ऑफर किया है हमको, मतलब मेरे 2021 पास आउट बैच को 22 ऑफर किया था। उसमें 14 आपका फिक्स था, मतलब जो आपको ईयरली मिलेगा, और बाकी वन टाइम बोनस, स्टॉक्स कुछ नहीं थे, सब मतलब इन इन हैंड ही था सारा पैसा, मतलब कंप्लीट सीटीसी इज कन्वर्टेड टू इन हैंड। ओके। इस साल 2022 पास आउट, या 22 पास आउट, दो पास आउट होंगे। मतलब कंपनी हैज ऑफर्ड देम 33, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। उनको 33 ऑफर किया है, जिसमें कुछ स्टॉक्स हैं और बाकी आपका पे है, मतलब बाकी तो 22 के अराउंड ही स्टॉक्स हैं, और सॉरी 22 के अराउंड आपका कैश है, और बाकी 10 lakhs के अराउंड के आपके 7-8 lakhs के अराउंड के स्टॉक्स। तो ओके। इस तरह से रेशियो है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का। बाकी सबको पता ही है, मतलब बाकी सब कंपनीज का अपना अलग अलग पे है, मतलब तोशिबा हाँ। का थोड़ा कम है, एप्पल का ज्यादा है 60 के अराउंड। तो बाकी उसका मेरे को ब्रेकअप नहीं पता कि एप्पल का किस तरह से है। पर हाँ मोस्टली अच्छी कंपनीज का, बड़ी कंपनीज का आप नियरली 20 एवरेज समझ सकते हैं, और तो जो अभी ग्रो ही कर रही है कंपनीज उनका 10 के अराउंड, 10 लाख के अराउंड। ओके ओके। एंड इसके बारे में आपकी जो प्रोफाइल है बेसिकली उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी वर्क प्रोफाइल बेसिकली क्या है एग्जैक्टली exactly, मतलब काम क्या बेसिकली करना पड़ता है आपको, और सिमिलर और कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो आपके आसपास में जो आप बेसिकली
जो बंदे काम करते हैं, तो वो आप थोड़ा एक आइडिया दीजिए ताकि एक आइडिया लग सके कि ईसी के अंदर बेसिकली काम क्या करना होता है। और इस चीज के बारे में और थोड़ा बताइए कि ये काम इंटरेस्टिंग है या फिर मतलब थोड़ा बोरिंग साइड में चला जाता है, थोड़ा चैलेंजिंग टाइप भी है, या फिर बिल्कुल रिपीटेटिव सा फील होता है, तो ये चीज के बारे में आप बताइए। तो मैंने बताया था, मैंने इंटर्नशिप मतलब जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरी इंटर्नशिप एनालॉग डोमेन में थी, तो आई एम बेसिकली एनालॉग इंजीनियर राइट नाउ। ओके। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, मैं अपनी कंपनी का बताऊं तो एक बहुत अच्छा चीज वो लोग करते हैं, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं उनको रोटेशन प्रोग्राम पे रखते हैं। तो बेसिकली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर कंपनी में 3 या 4 टीम्स होती हैं। हर एक टीम के अंदर मैं बोलूंगा 3 या 4 सब टीम्स होती हैं। डिजाइन टीम, डिजाइन वेरिफिकेशन टीम, टेस्टिंग टीम एंड लेआउट टीम। मतलब तो नाम से क्लियर है कि एक डिजाइन करती है, एक डिजाइन वेरीफाई करती है, फिर जब चिप बन के आती है तो टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करती है, और लेआउट टीम उसको मतलब मेटल पे लेआउट करती है। तो कॉलेजेस के जो ग्रेजुएट्स लोग होते हैं उनको कंपनी रोटेशन प्रोग्राम पे रखती है 3-4 साल तक, मतलब 6 6 मंथ्स के अंदर सब प्रोफाइल के अंदर रोटेट कराती है। और फिर फाइनली जो बंदा जिसको सबसे अच्छा लगता है और जो टीम को रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसकी फाइनल प्रोफाइल डिसाइड होती है। तो मैं अभी राइट नाउ मैं मेरी इंटर्नशिप मोस्टली डिजाइन रिलेटेड थी, जब मैंने एक लेआउट बोर्ड डिजाइन किया था। अभी मैं टेस्ट एंड वैलिडेशन में हूँ। तो टेस्ट एंड वैलिडेशन में मैं बोलूँ तो टेस्टिंग इज अ ऑटोमेटेड थिंग, मतलब 200 मिली सेकेंड्स में हम एक चिप टेस्ट कर देते हैं। तो इस ओके। चीज को ऑटोमेट करना, तो एक तो थोड़ा इधर से कोडिंग रिलेटेड है उसको ऑटोमेटेड। बाकी दूसरा जो डिवाइस टेस्टिंग है वो ऐसे है जैसे हम लैब्स में करते हैं, मतलब हम लैब्स में कुछ नहीं करते, पर थोड़ा सही से मतलब अच्छे से यूजिंग ऑसिलोस्कोप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये टेस्टिंग है। बाकी डिजाइन टीम, केडेंस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो ईसी में 7th और 8th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। उसका एडवांस वर्जन पे डिजाइन टीम या फिर सब सेमीकंडक्टर कंपनीज जनरली उस पर डिजाइन करती है। तो डिजाइन टीम हो गया, और लेआउट टीम भी एक और सॉफ्टवेयर है एलेग्रो, उस पे चिप का लेआउट या पीसीबी का लेआउट डिजाइन होता है। ओके। तो ये सब प्रोफाइल्स हैं अलग अलग। अभी मैं टेस्ट टीम में। ठीक है, और ये थोड़ा मतलब काम के बारे में बताइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग वो। इंटरेस्टिंग, हाँ नहीं, इंटरेस्टिंग काम ऐसा है कि अभी हम सीख रहे हैं तो रोज कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं और रोज नए नए चैलेंजेस आते हैं। हाँ। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा एक दिन भी, मतलब आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड 7 मंथ्स, कि जिस दिन मेरा को कम काम हो या फिर मतलब चैलेंजिंग चीज नहीं हो। रोज मैं कुछ ना कुछ नया ही कर रहा हूँ अभी तक, और नया सीख रहा हूँ। तो इट बिकम्स हैक्टिक सम डेज, बट या इट इज इंटरेस्टिंग एवरी डे। ठीक है, तो अब वो जो आपने बोला भी हेक्टिक होता है, तो उसी चीज के ऊपर आते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली कैसी है उसके अंदर, और कौन कौन से पर्क्स हैं जो कि एज अ कोर के अंदर अगर कोई बंदा बन जाता है तो उसको मिलते हैं, तो वो चीज आप बताइए। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो ये डिपेंड करता है टीम टू टीम और आपका काम क्या है। तो मतलब इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी इज लाइक, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक प्रोजेक्ट हमारा 6 महीने 1 साल चलता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आज आपके पास कम काम है कल ज्यादा काम है। मतलब आपके पास एक सर्टेन रेगुलर मतलब आपका रूटीन होता है कि आपको ये काम करना है। तो ये टीम टू टीम डिपेंड करता है, और बाकी आपका मैनेजर कैसे है, आपके साथ वाले लोग कैसे हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस मैं बोलूंगा ठीक है। हाँ स्टार्टिंग में क्योंकि हमको सीखना ज्यादा पड़ता है तो स्टार्टिंग में हमारी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, तो कई बार ज्यादा काम करना होता है। और ये फिर डिपेंड करता है, अगर आपको काम मिल गया तो आपको थोड़ा ज्यादा भी करना पड़ सकता है, पर यू कैन मैनेज। बट नो वन विल फोर्स यू टू वर्क ऑन वीकेंड्स और आफ्टर वर्किंग आवर्स, दैट ओके। आई कैन से। तो मतलब उस वे में अच्छा है। और हाँ किसी किसी दिन होता है कि आपको लेट नाइट तक काम करना होता है। हम्म। बाकी पर्क्स, अपना टाइम टू टाइम कुछ रिवॉर्ड्स हैं। बाकी पर्क्स तो अपना वही है, मतलब ओके। तो मतलब टाइम टू टाइम कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बाकी रिकॉग्निशन मिलता है, ये सब। हाँ, मतलब इसके अंदर वैसे टाइमिंग क्या रहता है वैसे जॉब का आपका? इट अगेन डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम। मेरा टाइमिंग मैं जनरली ऑफिस 11 to 7 or 8 ऐसे। ओके। 11। ठीक है। तो And some days we have after it's like meeting from outside India, na? So that you have to attend late night also.
some days, ओके ओके ओके। once in a week or something. ठीक है, तो इसके बाद में मैं बेसिकली ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जो जो नॉन कोर के अंदर बेसिकली काम करते हैं, तो उनके साथ में आपकी थोड़ी बहुत बातचीत होती होगी, तो उसके साथ में अगर आपको कंपेयर करना हो कोर की जो बेसिकली कंपनी है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे, और दोनों का प्रोज एंड कॉन्स आपको क्या क्या लग सकता है, तो इस चीज के बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरी बातचीत थोड़ी बहुत नहीं, मेरे सारे दोस्त नॉन नॉन कोर हाँ में ही है, ज्यादा हाँ बातचीत होती है। तो हाँ ऐसा है कि यार मतलब अगर इफ यू विल कंपेयर, मतलब अब वो डिपेंड करता है बंदे को, अगर मतलब अगर उसको कोर का काम पसंद है तो ही विल बी हैप्पी। पर इफ यू विल कंपेयर इन पैकेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स, तो नॉन कोर में मैं बोलूंगा कि काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर सिर्फ आपको ये है कि हाँ एक हैंडसम सैलरी मिलनी चाहिए, तो नॉन कोर में क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस है, मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी जाने के लिए, एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए, पर वहां पे आप इजिली स्विच कर सकते हैं। और मतलब अगर आपको सिर्फ पैसा चाहिए, पर इधर आई एम सेटिस्फाइड, अगर आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा पैसा मिल रहा है, और काम अगर आपको पसंद आ रहा है, तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे थोड़े टाइम बाद काम आपको पसंद आना चाहिए। मतलब आपको कितना भी पे हो, पर अगर आपको वो काम पसंद नहीं आ रहा है, तो यू कांट कंटिन्यू विद दैट वर्क। या तो तो अगर ऐसे मैं कंपेयर नहीं करता हूँ कोर और नॉन कोर को, कि कोर में कम है उसमें ज्यादा है, पर हाँ मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। ओके ग्रेट। सो इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कि जॉब स्विचिंग और बेसिकली अगर अपन को करियर स्विच करना हो, या फिर वो चीज के बारे में, इन दोनों चीजों के ऊपर आप बताइए कि कितना फ्रिक्वेंट है, मतलब कई लोग क्या आपने देखे हैं आपके आसपास में से करते हुए, या फिर और कितना इजी है, इस चीज के ऊपर थोड़ा कमेंट कीजिए कि जॉब स्विचिंग और करियर स्विचिंग अगर कोई बंदा करना चाहे तो इजी कितना है, और कितने लोग आप देखते हैं कि परेशान हो के हाँ भाई कर दिए। करियर स्विचिंग इन द सेंस, करियर स्विचिंग मतलब कोर पसंद नहीं आ रही, अब नॉन कोर के अंदर जा रहे हैं, या फिर कुछ और करने की मन कर रहा है, या करियर स्विचिंग ऐसे तो मैंने नहीं देखा कि मतलब अभी, क्योंकि मेरे को उतना टाइम भी नहीं हुआ कि कोर कोर छोड़ के नॉन कोर जा रहे हैं लोग। पर हाँ करियर स्विचिंग विद इन टीम्स बहुत होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं अभी टेस्ट टीम में हूँ, तो अभी ऐसा होता है कि 6-7 साल बंदा टेस्ट टीम में है, अब वो थक गया टेस्ट उससे और नहीं करना, उसको कुछ नया सीखना है, नया स्टार्ट करना है। तो कंपनी गिव द अपॉर्चुनिटी कि आप जीरो से डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं, या जीरो से कोई और रोल स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी टीम टू टीम स्विचिंग बहुत ज्यादा होती है। कंपनी स्विच लोग नहीं करते क्योंकि कम ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज टाइम में कम ऑप्शंस है, उसके बाद भी कंपेरेटिवली टू कम ऑप्शंस है। और कोर में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी वैल्यू कंपनी के लिए बढ़ती जाती है। मतलब थोड़े टाइम बाद जो एक एक्सपीरियंस बंदा कर सकता है, वो काम फ्रेशर नहीं कर सकता। बाकी पर मैं ऐसा समझता हूँ शायद नॉन कोर में ऐसा हो सकता है, कोई फ्रेशर भी 6 मंथ्स के अंदर अंदर उतना काम सीख सकता है जितना कोई 10 साल से एक्सपीरियंस बंदा कर रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ, पर ऐसा नॉन कोर में बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर आपको उस दिमाग तक, मतलब उस लेवल तक पहुंचना है जो 10 ईयर एक्सपीरियंस बंदा है, तो आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, 10 ईयर्स बाद ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो टीम टू टीम स्विचिंग बहुत ज्यादा होती है। किसी को अपना नया करियर स्टार्ट करना है, या किसी को दोबारा से कोई नया रोल पे जाना है, कुछ नया इनोवेट करना है, या उसको लग रहा है कि इस साइड मैंने बहुत काम कर लिया, अब सारा काम रिपीटेटिव हो रहा है, तो वो ऐसे स्विच करता है। मतलब अभी भी मेरी टीम में 6-7 लोगों ने ऐसे स्विच करा है। कोई नई टीम स्टार्ट की है, कुछ नया काम स्टार्ट किया है। बाकी कंपनी भी लोग स्विच करते हैं, पर ऐसे कोर टू नॉन कोर स्विच मतलब ये मैंने नहीं देखा है अभी। ओके। सो इसके बाद में एक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई बंदा अब्रॉड जाना चाहे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इंडिया में थोड़ी रिलेटिवली कम वो है, अगर कोई बंदा अब्रॉड जाना चाहे तो उसका कोई ऑप्शन रहता है इसके अंदर की कोर के अंदर? हाँ कोर के अंदर अब्रॉड का भी ऑप्शन है। मतलब कुछ कंपनीज हैं जो बाहर की भी हैं, वो लेती हैं। मतलब सैमसंग है। मतलब अगेन इट डिपेंड्स, आप अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से हैं तो आप डायरेक्ट कॉलेज से ही अब्रॉड चले जाते हैं। सैमसंग कोरिया वगैरह आपको रिक्रूट करती है। बाकी एक कंपनी में रहने के बाद, थोड़े साल एक्सपीरियंस के बाद, एज पर रिक्वायरमेंट टीम के अंदर ओपनिंग होती है, तो देन ऑल्सो यू कैन स्विच टू अब्रॉड। और हायर स्टडीज भी करने जाते हैं तो फिर तो आपको अब्रॉड में इजीली जॉब मिल सकती है। ओके ओके ओके। एंड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है इसके अलावा,
अगर कोई कोर का कोई बंदा है तो वो कौन कौन से ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है आपके हिसाब से? मतलब किसके अलावा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा? नॉट ओनली कंपनीज, मतलब जैसे ईसी का बंदा है तो वो और क्या क्या कर सकता है बेसिकली, और कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इन कोर? ओके, सो ईसी का बंदा बेसिकली, ईसी के बंदे का फायदा ये सबसे ज्यादा ये है कि सारी नॉन कोर कंपनीज ईसी को बिठाती हैं। बहुत रेयर, मतलब 100 आउट ऑफ 5 कंपनीज ऐसी आती हैं जो ईसी को नहीं अलाउ करती, ओनली फॉर सीएस आती है। बाकी जितनी भी ड्रीम कंपनीज हैं या बिग कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब कंपनी ईसी को अलाउ करती है। तो ईसी का सबसे अच्छा फायदा तो ये है, एक तो कि नॉन कोर में आपको ज्यादातर सब कंपनीज आती है। बाकी कोर साइड मैंने 2-3 ऑप्शन बताए, एनालॉग, डिजिटल और ईसी है तो कम्युनिकेशन भी। अभी एक वाईसिग कंपनीज है, 5G बेड टेस्टिंग है, और कुछ टाइम पहले तक एयरटेल, मतलब कोविड में एयरटेल नहीं आई, बाकी एयरटेल भी आती थी जो कोर के लिए भी आती थी, नेटवर्क साइड। ओके। तीसरा पीएसयूज हैं, कुछ लोग उतना गेट के लिए प्रिपेयर नहीं करते, पर अगर गेट के लिए प्रिपेयर करें तो कुछ पीएसयूज में भी एंट्री हो सकती है। बाकी कुछ लोग आईएएस वगैरह की तैयारी, वो तो सबके लिए कॉमन है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह सबके लिए, वो तो सबके लिए कॉमन है। बाकी हायर स्टडीज के लिए जाना है तो, क्योंकि ईसी ब्रांच में मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी एमएस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब मतलब मशीन लर्निंग इन लिंक विद बायोटेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ। जैसे मतलब सेंसर से आप कैसे सेंस करके प्रोस्थेटिक आर्म या फिर रोबोटिक्स कर सकते हैं। तो रोबोटिक्स भी सबसे ज्यादा अलाइंड ईसी ब्रांच के साथ ही है। तो अगर आपको रोबोटिक साइड जाना है तो भी आप इधर ईसी से इजिली जा सकते हैं। ओके। सो अब एक फाइनल क्वेश्चन के साथ में एंडिंग करते हैं कि एक एडवाइस अगर आपको कोई देनी हो ईसी के स्टूडेंट्स को, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? तो एडवाइस में देखो, सबसे पहले ये देना चाहूंगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर से, मतलब बहुत लोग मैंने देखे हैं अपने जूनियर्स और अपने साथ वाले भी, वो सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं करते। क्योंकि अगर आपको कोर के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं बोलूंगा कि सिलेबस शायद थोड़ा कम है, या फिर सबको लगता है कि सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से हो जाएगा। तो कॉलेज वाली पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा। कोई कंपनी आपको सिर्फ उतना सा पढ़ने से रिक्रूट नहीं करेगी, कोई भी कंपनी, चाहे उसमें कोई अच्छी कंपनी हो चाहे खराब कंपनी हो। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर में थोड़ा कोडिंग ट्राई करें, क्योंकि कोर में भी ऐसा नहीं है कि जीरो कोडिंग है। मैं भी कोड करता हूँ, और हर कोर कंपनी, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए सबको कोडिंग जरूरत है, तो आपको कम से कम 6 मंथ्स तो कोडिंग करनी चाहिए, जितना आपको बेसिक कोडिंग आ जाए। उसके बाद अगर आप एक बार अपना डिसाइड कर लें कि आपको कोर में स्विच होना है, तो पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इसी ब्रांच में, क्योंकि इसी ब्रांच में 90% लोग कोडिंग की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांचेस में उतना पीयर प्रेशर नहीं है, मेहनत सब जगह बराबर है, पर पीयर प्रेशर से एक आपका बहुत मोटिवेशन डाउन होता है। तो अगर आपने सोच लिया कोर की तरफ जाना है तो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, कोई ना कोई कंपनी आएगी और आपका एक दिन अच्छे से हो जाएगा। पर बार बार इधर उधर थोड़ा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कंसिस्टेंटली लगे रहो, पर थोड़े टाइम कोडिंग को जरूर ट्राई करना, एक बार कोर में स्विच होने से पहले। अमेजिंग, अमेजिंग। सो इसी के साथ में मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहता हूँ, और सो मच थैंक यू कि आप हमारे साथ में जुड़े और आपने इतनी सारी जो आपकी बेसिकली एक्सपीरियंस था उसको आपने शेयर किया। बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और एक और थैंक यू बेसिकली, क्योंकि ये हम बेसिकली जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बहुत रात को कर रहे हैं। बॉस का पूरा शेड्यूल इस तरीके से था कि इस चीज़ को हमें रात में हम शेड्यूल कर रहे हैं, और बॉस ने पूरा सपोर्ट किया। सो मच थैंक यू बॉस। और इसी के साथ में मैं इस पॉडकास्ट को बेसिकली एंड करना चाहता हूँ। और आपको जो भी चीज़ अगर कुछ अच्छे लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो एट द कमेंट सेक्शन। कोई क्वेश्चन हो उस चीज़ को आप बता सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ में लेट्स एंड दिस वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। और इसी के टाइप की वीडियोस आपको बेसिकली इस चैनल के ऊपर मिलती रहती है। सो विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।